पूरे देश में समाज की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इसमें जो खर्चे हैं वो छोटा मोटा खर्च नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा इसको बनाने में आएगा। तो महासभा को हो गए, और ऐसे लोग केवल कागजों पे चला रहे हैं जिन्होंने केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, जिसका स्वयंभू कभी कोई अध्यक्ष दूसरा आना नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय मैं बुंदेलखंड झांसी में हूँ, जहाँ पर हमारे बीच में बुंदेलखंड से एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अध्यक्ष धनगर पाल बघेल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल आपकी जनता में हमारे साथ है। सर, आपकी जनता में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई और राजा भैया जी, और आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपकी जन अदालत न्यूज को चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनता की आवाज़ को बेबाकी से पूरे देश में उठा रहे हैं। तो पाल बघेल समाज के लिए देश में आपके बहुत संगठन चल रहे हैं, लोग अलग अलग बना बैठे हैं, आपकी क्या भूमिका होने वाली है जिससे देश के पाल बघेल समाज का भविष्य सुरक्षित हो? क्या कुछ कर रहेंगे आप ऐसा? देखिए राजा भैया जी, ये बहुत बड़ा समुदाय है। जहां आप बुंदेलखंड में झांसी में बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ की राजनीति जब करवट लेती है तो इससे देश प्रभावित होता है। इसके देश की लाइन तय होती है इस उत्तर प्रदेश से, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और इस सूबे में जो पाल बघेल धनगर समाज की आबादी, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इसमें इस उत्तर प्रदेश की जो आबादी है लगभग 25 करोड़ की है, और इसमें पाल बघेल धनगर समाज की आबादी 1.25 करोड़ की आबादी है, जो लगभग हम यूं कह सकते हैं कि 1/25वां भाग इस प्रदेश में पाल बघेल धनगर समाज का है। और देश में हम लोग कहते हैं तमाम हमारी जाति को, अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो कर्नाटका में कुरबा के नाम से जाते हैं, हैदराबाद आंध्रा में चले जाएं तो कुरम्बा के नाम से जानते हैं, गुजरात में चले जाएं तो हम लोग रेवारी के नाम से जानते हैं, और हम उधर हिमाचल तरफ चले जाएं तो गद्दी के नाम से जानते हैं, कश्मीर में भी हम उसके नाम से जानते हैं, हम अगर राजस्थान चले जाएं तो गाडरी के नाम से जाते हैं, मेवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो तमाम और जो उत्तर भारत के हमारे हिंदी राज्य हैं, उनमें हम सब पाल बघेल धनगर राजपाली इत्यादि नामों से, तमाम नामों से हम जाने जाते हैं। तो जिस तरह से अन्य और बैकवर्डों में मैं तो देखता हूँ कि जहाँ पूरे देश में हम लोगों को भी, मैं अपने लोगों से अपील करता हूँ कि चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, देश में हमें कम से कम एक जाति, जिस तरह से भले ही वो कहीं किसी नामों से जाने जाते हो, अहीर कहा जाता हो या यादव, आज पूरे हिंदुस्तान में आज उनका एक टाइटल यादव बन गया है। हम साउथ में भी जानते हैं तो उधर भी लोग यादव लिखते हैं जो यादव हैं, या और अन्य प्रांतों में भी हमें जाने का मौका मिला तो लोग एक अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बना ली है। इस तरह से हम, ये तो है, बहुत कम लोग जानते हैं कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री हमारे 2 बार रहे, के सिद्धारमैया साहब, जो हमारी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, हमारी समाज के हैं, सेफर्ड है। और बहुत कम लोगों को पता है, हमारे उत्तर भारत में लोगों को कम पता है कि हम लोग सिद्धारमैया जी, अभी जैसे आप गए थे दिल्ली, विश्वनाथन जी हैं, वो भी हमारी समाज के हैं, अभी सांसद हैं, 3री बार सांसद रहे हैं। रमन्ना साहब हैं, हमारे आंध्रा से, तेलंगाना से, मलेशम जी हैं, MLC हैं। तो वो पाल या बघेल या धनगर टाइटल नहीं है, बट हमारा जो मूल जाति गडरिया समुदाय है, गडरिया समुदाय से ये तमाम उपजातियों के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। मेरा अपना, जहां आपने क्वेश्चन किया कि आप अपने आप को कैसे बेहतर साबित करेंगे, ऐसी स्थिति में जहां तमाम लोगों ने संगठन बना लिए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो तमाम, कोई होलकर ब्रिगेड बनाए हैं, कोई सेफर्ड टाइगर फोर्स बनाए हैं, कोई तमाम संगठन यूथ ब्रिगेड बनाए हैं, कोई पाल महासभा बनाए हैं। ये निसंदेह, जैसे अखिल भारतीय पाल महासभा है, 1911 में से पाल महासभा चल रही है और निरंतर। लेकिन हमने ये देखा कि इतने 1911 से लेकर के आज लगभग हम 100 साल से ऊपर
110 साल से ऊपर हो गए समाज के। और ये बड़ा एक पाल महासभा का संगठन का ये सौभाग्य, वो पाल महासभा का गठन झांसी से ही हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन 1911 में झांसी से हुआ। तो हम लोग ये सोचते थे कि ये सब समाज में बहुत लोग आए, और राजनीतिक दृष्टि के रूप में देखें तो जब देश आज़ाद हुआ और अंतरिम सरकार के बाद जब पहला चुनाव हुआ 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, देन 1952 में पहला चुनाव हुआ। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो मैनपुरी के बीडी धनगर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें बने। तो राजनीतिक रूप से बीडी धनगर साहब पहली पार्लियामेंट का जब गठन हुआ तब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर बने। उस हिसाब से हमारा जो पहली उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया वो समाज को, और उसके बाद से संख्या के आधार पर हमें भागीदारी मिलती रहनी चाहिए थी, जो हम उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाई। और हम अतीत को भी अपना देखें, 17 से जो 1800 शताब्दी है, 1700 से लेके 1800 वाली शताब्दी है, 1725 में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ, और उसके बाद से वो 60 में उन्होंने सत्ता संभाली, और उसके बाद लगातार वो पूरा शताब्दी हमारा होलकर वंशों का रहा। हमारा मालवा से लेकर के, मैं कहता हूं मालवा से लेकर के और दिल्ली तक संतुलन हमारे वंश की रही है। तो हम लोग शासक वन कौम रहे हैं, हमारी रियासतें रही, रजवाड़ा रहा, हम लोगों ने, हमारे वंश ने शासन किया, और शासन के बाद तो अतीत भी हमारा ऐसा गए गुजरा नहीं है। लेकिन जब अतीत को और वर्तमान में जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं कि भाई अतीत हमारा बहुत अच्छा था, जो हम अपना वर्तमान को और भविष्य को नहीं संभाल पाए। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी लीडरशिप है, जैसे आपने कहा कि 10 संगठन बन गए, वो ताकतें 10 तरह की हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि बहुत समय हो गया, 100 साल अखिल भारतीय पाल महासभा को हो गए, और ऐसे लोग केवल कागजों पे चला रहे हैं, जिन्होंने केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, जिसका स्वयंभू कभी कोई अध्यक्ष दूसरा आना नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे संगठन चलेंगे भाई, हम अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, ये तो सामाजिक का स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जो आदमी आएगा वो अपने तरीके से काम के आधार पर उसको भागीदारी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं करा ली कि आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। भाई ऐसी ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सा संविधान में नियम है कि जो आजीवन उसका अध्यक्ष रहेगा। तब हमने, ये कोई मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि हम संगठन से संगठन बनाए, लेकिन ये देख करके कि कब तक हम इंतजार करेंगे, हम अपनी भावी पीढ़ी को किस ओर धकेल रहे हैं। हमारा फर्ज है कि आज हम राजनीति में आए हैं या राजनीति कर रहे हैं या सामाजिक काम कर रहे हैं, तो हम आगे अपनी भावी पीढ़ी को क्या आईना दिखा रहे हैं, हम क्या देके जा रहे हैं, हम भावी पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, हम क्या उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम कुछ करें। लेकिन जब हम ये देख करके और अखिल भारतीय पाल महासभा को देखा कि ये केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ट्रस्ट, एक घर की बन गई है, तब हमने एक पाल बघेल धनगर महासभा का गठन किया। और उसका उद्देश्य जो मैंने, आप जो कह रहे हैं, मेरा उसमें मैंने एक अपना कल्पना की है, और एक अपनी ओर से और लोगों की ओर से हम लोगों ने एक कल्पना के साथ साथ संकल्पित भी है, एक संकल्प लिया है हमारे साथियों के साथ हमने, कि हम एक बुंदेलखंड में, प्रदेश में, यहाँ हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, इसके लिए हमने अपने लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा की है। और इसका उद्देश्य महासभा का बनाने का, इसके पीछे भी एक कारण था कि हमारा मानना है कि जब तक हम इस समाज को, इस पिछड़े हुए समाज को जब तक शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, ये जब पूरी तरह से शिक्षा का प्रसार इनमें नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे लोग, तब तक इनकी समझ किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो, और चाहे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ता की हो, किसी भी क्षेत्र को जब तक वो उस पर मजबूती से काम नहीं कर सकता, तब तक वो
एक ठीक तरह से वो शैक्षिक रूप से परिपक्व नहीं होगा। और इसके लिए शैक्षिक रूप से परिपक्व की बात अभी चर्चा चल रही थी कि केवल आज एजुकेशन का दायरा ये नहीं है कि आप बीए हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, एमए हो जाए, बीएससी हो जाए, एमएससी हो जाए और आप कहें कि हम शिक्षित हो गए, ग्रेजुएशन हो जाए, कोई मतलब नहीं। अब तो ये दायरा ये हो गया कि ये साक्षरता के बराबर हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं है, या आपको कोई कंपटीशन को क्वालिफाई करने की कोई कंपटीशन आप क्रैक नहीं करते हैं, तब तक आपको उम्मीद नहीं है कि आप सरकारी सेवाओं में पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल रूप से मेडिकल एजुकेशन या तमाम ऐसी एजुकेशन हैं जिनको आपको उसमें अपने लोगों को जाना पड़ेगा, व्यापक रूप से आपको उसमें उस तरफ देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और तैयार कैसे होंगे? जब अपने बच्चों को आप व्यापक शिक्षा मुहैया कराएंगे। उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? तो उसके लिए हम लोगों ने अपने साथियों के साथ संकल्प लिया है कि हम एक बाल बघेल धनगर महासभा एक यहाँ अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी। और उसके लिए हम लोगों ने अपने लोगों से, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को अपने लोगों को, हम लोगों ने, हमारे राम जसपाल जी हैं, इसके वो डायरेक्टर बनाए हैं और उनके बीच में हमारी बैठक हुई है। हम लोगों ने 21 लाख के हम लोग 50 मेंबर उसमें बना रहे हैं। 50 मेंबर उसकी मेंबरशिप लेंगे, फाउंडर मेंबर बनेंगे और उस मेंबर के आधार पर उसमें, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं उसमें अटा में गया था और क्षेत्र में गया, लोग कह रहे हैं एक एक गांव हमारा बुंदेलखंड का, एक एक गांव हम झांसी जनपद से शुरू करने में है, उनको जमीन और रजिस्ट्री जमीन मुहैया करानी है। उसके बाद हमारा एक एक गांव समाज का 2-2 कमरे बना करके, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि एक गांव हम साहब 2 कमरे बनाएंगे, हमें किसी से कोई चंदा लेने की जरूरत नहीं है, ना चंदा लेना है कि 5,000 और 10,000 और 20,000 दीजिए। वो अपना नेम प्लेट लगाएंगे, अपना पत्थर लगाएंगे और वो 2 कमरे बना करके एक गांव हमें कराएगा। वो एक गांव में 20 घर हैं, 25 घर हैं, 50 घर हैं, वो उनका काम है, वो अपना गांव बिल्कुल गांव की ओर से करेगा। बड़ा काम करने जा रहे हैं यहाँ पर राकेश पाल जी की सोच है। जिस तरीके से आप देखते हैं पाल बघेल समाज सबसे ज्यादा भागवतों में लाखों रुपए चंदा लेके यज्ञ लाख रुपए कर देता है। आपको लगता है कि शिक्षा के यज्ञ में ये लोग योगदान करेंगे? यही देखिए, यही बात है, यही एक मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। हमारे लोग केवल यही नहीं करते। ग्वालियर तरफ, आपके उधर मध्य प्रदेश तरफ जाए, मैं गया जब ग्वालियर से मैं चुनाव लड़ रहा था, वहाँ ये कहते थे कि जो त्रयोदशी करते हैं वो कितनी बोरी कटेगी, अगर यहाँ 20 बोरी 70 की कटी तो हम 30 काटेंगे। किसी ने 30 काटी तो वो कहता हम 50 काटेंगे। 50 बोरी का क्या कर रहे हैं? पटा या त्रयोदशी संस्कार, उसमें अपना गर्व महसूस कर रहे हैं कि भाई फला आदमी ने अपने बुजुर्गों की इतने की थी। और आप समझ सकते हैं कि 50 बोरी शक्कर की जो काटेगा तो वो कितने का, वो तो इंडिविजुअल उस पर भार पड़ रहा है। कथा भागवत और ये तो आदमी थोड़ा मिलजुल करके करता है, लेकिन ये काम तो स्वयं करता है। मतलब लाखों रुपए का अपव्यय वो कर देता है। बुजुर्ग तो हमारे बीच से चले गए, तो बहुत सारी चीजों में उनके चक्कर में कहीं ना कहीं कर्जदार भी लोग अपने होते हैं और उनका भविष्य भी पिछड़ता हुआ चला जाता है। बेशक बेशक बेशक, मैं ना ये ऐसा नहीं है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों में सुधार आया है। मैंने कहा है कि हमारे बीच का भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, किसी को भी बीमारी हो सकती है, कोई भी असाध्य बीमारी हो सकती। हम पहले झांसी में दिखा रहे हैं, झांसी का है, झांसी आए, झांसी आराम नहीं मिला, हम कहे ग्वालियर चले गए, ग्वालियर में भी आराम नहीं मिला तो उन्होंने कहा एम्स जाना पड़ेगा, एम्स में भी गए, उन्होंने कहा मेदांता जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक अंतिम सांस तक वो, जब तक उसके पास होता है, भाई हो, परिवार का कोई भी सदस्य, कोई नहीं चाहता, वो यथासंभव कोशिश करता है कि हम इसको बचाने का प्रयास करें। यद्यपि वो जानता है कि इतनी असाध्य बीमारी है, बचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, घर परिवार घर की सब लगा देता, और अंत में उसके पास जमीन बचती है, वो किसी साहूकार के यहाँ जमीन को भी गिरवी रख के पैसा उठाता है, उसके लिए लगाता है, उसके बाद भी नहीं बचा पाता है। अब उसके बाद दूसरी जो समस्या आ गई, वो आ गई त्रयोदशी संस्कार की, वो भी 1,50,000 रुपए में नहीं होती है। अब उसी हिसाब से उसको करना है, तो कम से कम समाज के लोगों का, मैंने कहा कि उसमें समाज के लोगों का बड़ा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ बुंदेलखंड के उन बहुत सारे लोगों को जिन्होंने इस पर अपनाना शुरू किया, हमारी बात को माना
और उसमें हमने एक एक ग्राम में पंचायत स्तर पर एक पंचायत बना दी, एक लोगों की कमेटी बना दी। जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो बुजुर्ग हैं उनका कह दिया कि 5-10 लोगों की कमेटी बनाइए, और अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की बात होती है, आप लोग उनके घर जाइए और उनसे कहिए कि भाई केवल ऐसा करना, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोर, उसको आप केवल एक कन्या भोज के रूप में ब्राह्मणों का भोज करा करके उसको इतिश्री कर लीजिए, और ये आप मोटिवेट करिए जिससे उसको किसी तरह की ऐसी सामाजिक व्यवधान या सामाजिक लोग दबाव ना दे। तो हमें खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है और मान भी रहे हैं। इसी तरह से अब हम यज्ञ भागवत जो लोग करा रहे हैं उनसे कहेंगे इससे परिवार के या बच्चों का या कोई भला आप करिए। हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप नास्तिक हो जाइए, आस्तिक रहिए, आस्था भगवान पर रखिए। हम इसको ये नहीं कह रहे। आस्था तो कहते हैं कि भगवान तो घट घट में होते हैं, भगवान तो जो दिल में सच्चाई से मानने वाला व्यक्ति है उसको नहीं, शिक्षा भी एक मंदिर है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, तो उसको। लेकिन ये देखिए कि यथार्थ जो चीज है, जो प्रैक्टिकली है, उस पर वो देखिए आप कि हम अगर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चा उस लायक जिस पे उसको जो चीज जहां पहुंचना है, जिसकी जो अगर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, जो क्वालिफिकेशन उसको चाहिए वो नहीं है, वो भागवत कथा होने से तो नहीं हो रही है, नहीं पढ़ जाएगा। भाई अगर ऐसा हो रहा हो कि भागवत कथा पूजा कर लीजिए और बच्चा आपका अपने आप डिग्री उसके घर आ जाए, पढ़ाना ना पड़े और आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो करिए। लेकिन जब तक कर्म तो करना पड़ेगा। ये तो आपने कहा है ना, आप ही के उसमें श्री रामचरितमानस में कहा है तुलसीदास जी ने, जो जस कर सो तस फल चाखा। आप कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर तस फल चाखा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म को तो प्रधान माना है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिल जाएगा। तो ये इसके लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, और मैं उन लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। एक मीटिंग में हमारे 9 लोगों ने उसमें रजिस्टर में नाम लिखाया और कहा कि हमारा आप अकाउंट में जमा करा लीजिए और ट्रस्ट खोल दीजिए और ये कार्यक्रम शुरू करिए। हालांकि ये बात है, ये उद्देश्य बड़ा है, हम जानते हैं, लेकिन अगर समाज के लोगों का और उनका ये चाहत है कि ये काम होना चाहिए। पूरे देश में समाज की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इसमें जो खर्चे हैं वो छोटा मोटा खर्च नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा इसको बनाने में आएगा। लेकिन जहां लोगों के जब हौसले होते हैं तो निश्चित रूप से देश है, प्रदेश है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपना वो जताया है। और जब हम अपने लोगों को मेडिकल, टेक्निकली, एजुकेशन, नहीं तो आप अभी बुंदेलखंड की बात कर रहे हो, पूरा देश की भी बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड ही क्यों, पूरा देश इसमें सहयोग नहीं करेगा आपका इस यूनिवर्सिटी बनाने में? वही स्वागत है, वेलकम है, हम तो आह्वान करेंगे। लेकिन किसी तरह का हम ऐसा नहीं कर रहे हैं किसी से कि पैसा हम 10,000 कर दीजिए, 5,000 कर दीजिए। आप सीधा सीधा हमारे संस्थान को कंट्रीब्यूट करिए। क्या करेंगे आप, वो अपना कराइए और अपना बोर्ड लगवाइए। जहां ये लोग हैं जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, एक हम अभी आजीवन सदस्य का भी एक वो चलाएंगे। जब हम जमीन और ट्रस्ट अपना जमीन कर लेंगे, जमीन रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर हम एक आजीवन जो एक जनरल बॉडी होगी, उस जनरल बॉडी का खुला इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। जिस तरह से उसका तमाम परफॉर्मेंट हमारे लोग वो तैयार कर रहे हैं, फॉर्मेट उसका जो लगे हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट उनका लगा है राम जसपाल जी का, तो वो इस पर काम कर रहे हैं। वो जैसा लीगलिटी उसमें आएगी, जो जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी उसको हम फिर देश से प्रदेश से भी उसको कहेंगे। लेकिन एक चीज़ बाहिल्याबाई होलकर एक समाज की यूनिवर्सिटी होगी तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और हम अपने लोगों को रियायत हम एजुकेशन में दे सकते हैं। मान लीजिए जिस बच्चे का गांव देहात का उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो पैसे के अभाव में रह जाता है, तो उसका जब वो पैसे के अभाव में रह जाता है तब हमारे लोगों की ये बन जाती है, जिम्मेवारी बन जाती है कि जिसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो इस वजह से पीछे जा रहा है, तो फिर ये जब हमारा संस्थान होगा तो उसको उचित फोरम मिल जाएगा, उचित प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो अपने जीवन को अपने तरीके से सजा और संवार सकता है। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू निकल कर सामने आया है।
जहां पर बुंदेलखंड से पाल बघेल धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनने का योजना तैयार हो रही है, जो कि समूचे हिंदुस्तान की पाल बघेल धनगर समाज की पहली यूनिवर्सिटी होगी, जहां पर आज राकेश पाल ने इस बात पर हमारे साथ चर्चा की है। और यदि ये सच साबित होता है तो हिंदुस्तान के अंदर पाल बघेल समाज के लिए शिक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। उसके साथ ही त्रयोदशी भंडारे पर भी रोक लगे, ऐसा इसमें प्रयास किया जा रहा है। और इस समय आपकी जन अदालत न्यूज का एक यादगार इंटरव्यू झांसी में आपने सुना, और इस समय हमारे बीच में मध्य प्रदेश से भी मध्य प्रदेश के लोगों ने भी इस बात की सराहना की है। हमारे साथ पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल भी जुड़े हुए थे, और भी सारे लोग हैं, डॉक्टर CP गुप्ता जी भी हैं, इस इंटरव्यू के साक्षात्कार बने हैं। और निश्चित रूप से इंटरव्यू वायरल होगा। आपसे निवेदन है कि इस इंटरव्यू को इतना वायरल कीजिए कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि यूनिवर्सिटी होगी, हम एक शिक्षा का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं, और इस मंदिर में आप भी अपना दान दे सकते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ, और जो भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।